चलिए देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, अभी से आप लोग ये काम करो। आगे अगर आप लोग देखो जिसका सही नहीं है भाई, जैसे हम ये कह रहे हैं बहुत अच्छा मैथ नहीं है और आप आईआईटी में नहीं जाना चाहते, मान लो उस लेवल के आपका है ही नहीं और नहीं आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप करो क्या, अच्छे से पहले अपना कैलकुलेशन मजबूत करो। देखो आज के समय में ना कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5-5 साल का दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल 2 साल का क्यूब कर सकते हो, 5 साल तक का क्यूब कैसे करोगे, बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए अभी से ही आप क्या करो, एकदम माने अपने कैलकुलेशन को मजबूत करो। और स्पीड देखो, हम बार बार कहते हैं स्पीड, हमेशा मैथ में ये काम करो कि स्लो पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, और ना तो स्लो जो पढ़ा है उससे पढ़ो। आपके समय में समझने के लिए भले से पढ़ लो, लेकिन स्लो के चक्कर में पढ़ोगे आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। स्पीड बहुत भयानक होनी चाहिए, और स्पीड कब होगी, जब शुरू से आप स्पीड में पढ़े रहेंगे ना। देखो आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 4B और सारणी। कल हम लोग प्रश्नावली 4A पढ़े थे, और 4A में जो भी प्रश्न थे सभी को हमने कर लिया था, और कहा था अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। अगर देखो आप लोग यहाँ जाने के बाद कुछ काम तो है नहीं, एक बार आप क्या किया करो, जो चैप्टर हम पढ़ाएं उस चैप्टर, जैसे हम कल पढ़ाए थे 4A के पहले कुछ उदाहरण होंगे, सब उदाहरण कर लो, और जिस उदाहरण में आपको फंस रहे हैं या जिस उदाहरण में थोड़ा बहुत दिक्कत है उस पर आप टिक कर लो, पेंसिल से टिक कर लो या फिर पेन से टिक कर लो, ऐसे करके स्टार लगा लो उस पर। यानी जब परीक्षा देने जाना है तो इसको हम फंस रहे थे एक बार देख लेंगे, नहीं तो परीक्षा में फंस जाओगे तो फिर गया। तो पहले से दिक्कत रहेगी तो पहले लगाए रहोगे, तो परीक्षा के समय उसको रिवाइज कर लोगे। और अब तो 100 में 100 ला सकते हो आप। इस साल से आप चाहो ईमानदारी से पढ़ोगे तो 100 में 100। अगले साल सिलेबस लेंदी था, इससे ज़्यादा सिलेबस था। लड़कियां 98-97 पा गई हैं, 96 नंबर, और यहीं से पढ़ के पाई हैं। ये नहीं है, देखो प्रचार प्रसार नहीं किया करना अलग की बात है। 96-98 नंबर मैथ में अगर पाई हैं और सिलेबस लेंदी था तो आप 100 तो 100 पा सकते हो। ईमानदारी से पढ़ लोगे 100% गारंटी ले रहे हैं 100 में 100 मैथ मिलेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा नंबर पाया जा सकता है, पूरा कंप्लीट 100 में 100। ठीक, हमेशा टारगेट लेके चला करो कि जो प्रश्न आ रहा है हमको अथवा भी आना चाहिए, देता है ना अथवा, तो अथवा भी आपको आना ही चाहिए। तो अब ये परीक्षा में सोचो कि हम कौन करें, अथवा वाला में पहला करें कि दूसरा। ठीक, हमेशा ये प्रयास करो कि 2 अगर अथवा दिया है तो अथवा के दोनों प्रश्न आपको आते रहें। 100% आप 100 में 100 पाओगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 पाया जा सकता है खूब आराम से। अब तो हम कह रहे हैं अब एकदम आराम से आप पा सकते हो। बताओ कल वाला कॉन्सेप्ट जो था उसमें कोई दिक्कत थी? 1% दिक्कत नहीं थी, 1%। अब आज वाला जो है इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं, इसको आप पहले से पढ़े हो। देखो हम बता रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। आज वाले में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने कक्षा 10 में देखा था भैया, 1/2 ब्रैकेट में। देखो यहाँ लिखते हैं x1, 1 के बाद क्या आता है 2 और 3। ध्यान से देखो, x1 लिख दिए, फिर 1 2 3, x1 y2 माइनस y3 धन x2। अब 2 के बाद कौन आता है? हाँ 2 के बाद आता है 3, तो y3 और माइनस y1। अब 3 के बाद 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 ही है। अब फिर x3, अब x3 लिख दिए, तो 3 के बाद कौन आता है 1, तो y1 और माइनस y2। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको सूत्र बनाने में लड़के देखते हैं कुछ पता नहीं कितना कंफ्यूज रहते हैं, और कुछ भी सूत्र में नहीं है। बताओ क्या है, 1/2 तो लिखोगे ही। x1 अगर 1 लिखे हो, 3 अवयव है ही, 1 के बाद कौन आता है 2, और अगर यहाँ x1 लिखिए, अब प्लस करो, फिर क्या लिखो x2। x2 के बाद 2 के बाद कौन आता है 3, 3 के बाद 1, क्योंकि 3 के बाद अब 4 तो है नहीं, फिर किसके पास चले जाओगे? अरे भैया 1 है, 2 है, 3 है, आपने 1 लिखा, 1 के बाद किसका नंबर आएगा 2, 2 के बाद अब यहाँ 2 लिखा है, 2 के बाद कौन है, और 3 के बाद 1, 3 के बाद कौन
यहाँ x3 लिखा है, 3 के बाद कौन आएगा, और एक और, बोलो, समझ गए। ये था कक्षा 10 में, खूब अच्छे से आपने इसको पढ़ा था और हमने इसको प्रूफ भी कराया है। कैसे प्रूफ होता है ये, इसको हमने खूब डिटेल में वहाँ बनाया है, समझ गए। अब देखो एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ा है, अगर माने त्रिभुज है ही नहीं, त्रिभुज का निर्माण कब नहीं होता, जब तीनों संरेख हो जाएं। संरेख माने एक ही रेखा में हो जाएं। तो त्रिभुज के निर्माण के लिए दो चीज़ आप जानते रहो। त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक हो। जब जो दो छोटी भुजाओं का योग, जैसे मान लो एक 5 है, एक 8 है और एक 9 है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा, मान लो यहाँ 15 होता, 8 5, अब ये देखो सबसे बड़ी भुजा 15 है, 8 और 5 कितना 13, और ये है 15, कौन बड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। दो छोटी भुजाओं का, देखो लड़के तुम लोग बात मत करो, अभी समझ लो कॉन्सेप्ट। दो छोटी भुजाओं का योग, इसका योग कितना आया 13 और ये 15 है। बताओ दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक है, नहीं है। इसका मतलब इससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसे आप 3 4 5 ट्रिपलेट जानते हो, सबसे बड़ी भुजा कौन है, अब इसको जोड़ो 7, क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। ऐसा हुआ क्यों ना। ये हम 15 का लाइन खींच दिए, कितने का, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है कितना 15 है, ठीक। अब आप पाँच खाना चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ बना लो। हमको इससे लेना देना नहीं, ये पाला खींचे हैं, ये बाउंड्री लाइन है। यहाँ से यहाँ तक 15 खाना है। हम यहाँ देखो कितना खाना गए, 1 2 3 4 5, और फिर कितना चल दो 6, अब उसके बाद 1 2 3 4 5, अब देखो 6 7 8, या फिर यहीं से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी लाइन पे आ गया क्या दोनों मान, 5 भी देखो यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, इसके बाद एक ये तो 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ ये त्रिभुज के बना, एक ही रेखा हो गया क्या, सारे बिंदु इसी पे आ गए। जरा इससे बड़ा ले लो तब, ये मान लो लाइन 5 की है, कितने खाने की 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब आप यहाँ से गए कितना 3, तो यहाँ से यहीं से 1 2 3 गए ना। अब यहाँ से 3 गए तो यानी यहाँ कहीं आ गए, यहाँ आ गए आप। अब यहाँ से आओ 1 2 3 4, अब इससे पार तो जाओगे नहीं। अब इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ बनाना पड़ेगा और 4 कहीं यहाँ। देखो ये 3 और 4 का बन जाएगा, ये अब 3 और 4 ये कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगा और ये 3, इसके लिए 3 और 4, इसलिए त्रिभुज का निर्माण क्या हो जाएगा, संभव। समझ रहे हो, संभव नहीं बनेगा, समकोण बनेगा, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहे हैं अभी के लिए, तो समझ जाओ, ठीक। हाँ सब के लिए लागू है ये क्षेत्रफल, सभी के लिए। जब बिंदु दिए हों, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आप ये जरूरी नहीं है कि बिंदु, अब देखो जैसे मान लो आप थोड़ा सा एडवांस लेवल करना चाहते हो, त्रिभुज के शीर्ष दिया है, अब शीर्ष दिया है तो आप देखो, समझो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो ना, फिर कुछ नहीं दम रहता प्रश्न में। मान लो ये बिंदु दिए हैं, इसको हम मान ले रहे हैं x1 y1, ये है x2 और y2, और ये है x3 और क्या y3, ठीक भाई। आप चाहो तो देखो डायरेक्ट इस सूत्र को लगा दो, बिंदुओं को रख दो डायरेक्ट लगा लो, ठीक। अब आप चाहो थोड़ा और आपका मन नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हो, इसका दूरी निकाल लो, इसका दूरी निकाल लो, इसका। अब मान लो तीनों बराबर आ गया,
तीनों ही मान लो 5 5 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4, 5 5 25, 25 √3/4 कर दो। मान लो समकोण आ जाता, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर लेते। हाँ, कौन अलग अलग आता तो यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो बिंदुओं से आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, बिंदु रख के इसमें, और आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हो, घींच घाच के थोड़ा अपने आप को विद्वान दिखाना चाहते हो, तो ये तरीका इसमें मत पुट करो, पहले बिंदु निकाल लो, दूरी निकाल लो, कह दो देखो एक तरीका और है, हम दूरी निकाल ले रहे हैं फिर रख देंगे। तो मतलब वही है, थोड़ा बड़ा करते रहे हो बस, समझ गए? ये है। अब इसी चीज़ को ना, ये जैसे अभी आप रट रहे हो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो रेखाएं क्या होंगी? संरेख होंगी। नोट करके लिख लेना, ये दूसरा माने ये पहला था, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया है? 0, तो इसका मतलब होता है रेखाएं क्या हैं? संरेख हैं, यानी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा ऐसी स्थिति में, यानी संरेख। संरेख माने एक ही रेखा में, अभी आपको दिखाए थे। अब देखो ये तो है बेसिक पहले वाला तरीका। अब जैसे आप करना चाहते हो इस तरीके को, माने जो आप अब पढ़ रहे हो, यानी इसमें सारणिक में, तो सारणिक के हिसाब से अगर हम इसको करना चाहें तो बिल्कुल आसान है। सारणिक के हिसाब से हमको रटना भी नहीं है, 1/2 लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1 1। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं तो देखो हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। x1 लोगे, जब x1 आप लोगे भैया 1/2 तो रहेगा ही साथ में, 1/2 साथ में रहेगा। जब आप x1 लोगे तो बताओ किसका किस में गुणा करोगे? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ठीक। बीच में हम प्लस लगा रहे हैं, प्लस, ध्यान देना। अब हम किसको ले रहे हैं? x2 को नीचे, समझ रहे हो? यहाँ y1 ले लें, y1 ले लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे y1 ले लिए तो यहाँ y1 ले लो प्लस करके, माइनस करके, माइनस y1। अब y1 जब लोगे तो ये वाला हटेगा, x2 माइनस x3, ठीक। और अगर हम ले लेंगे किसको? 1 को, प्लस 1, तो 1 को जब लोगे तो x2 y3 माइनस y2 x3, ये बन जाएगा। अब इसको और इसको हम हल कर लेंगे, हल करके कॉमन कर लेंगे x1, नहीं तो देख लो और आगे करके दिखा दे रहे हैं 1/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। x1 y2 माइनस y3 माइनस, देखो यहाँ गुणा कर लेना तो यहाँ क्या आ जाएगा? y1 x2 और माइनस, अभी ये माइनस है, ये देखो माइनस अंदर बाहर ही है, ये माइनस ही रहेगा। इसमें माइनस y1 x3, यहाँ प्लस x2 y3 और माइनस y2 x3 बर। अब देखो यहाँ से x1 तो हो गया, x2 देखो यहाँ भी है, x2 यहाँ भी है ना, तो 1/2 रहेगा x1 अब y2 माइनस y3 और माइनस, अब प्लस कर लो, यहाँ प्लस कर लो। प्लस करने से फ़ायदा क्या है? देखो ध्यान से, x2 हम कॉमन ले रहे हैं, x2 कॉमन। अब देखो y3 माइनस में है, y3 किस में है? प्लस में है ना, और जब हम इसको प्लस बना रहे हैं तो वो हो जाएगा क्या? तो x2 लिए, x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 माइनस, और फिर x3 कॉमन कर लो, x3। जब x3 कॉमन करेंगे तब क्या आ जाएगा? y1 माइनस y2। देखो x3 यहाँ है, x3 कहाँ गया जी? x3 यहाँ है, x3 यहाँ है, x3 यहाँ है, देखो y2 और y1 बन गया कि नहीं? वही बोलो। तो ये है तरीका, बस डायरेक्ट आप इतना रखो, अंक दिया रहेगा आपको, इतना दुनिया
वो नहीं करना रहेगा, समझ गए। उतार लो नीचे से, तो इसको पलटना पड़ेगा। आगे शारीरिक का नियम पढ़ाएंगे तब खुद समझ में आ जाएगा, अभी नियम नहीं लिखा है ना। दो, अगर किसी शारीरिक के दो स्तंभ या दो पंक्तियों का मान समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। आगे भी पढ़ाएंगे, घबराओ मत। उतार लो। यही समय वो था लड़किन के बनई के बिगड़ई के। इसी समय आप बन गए तो बन गए, इसी समय बिगड़ गए तो बिगड़ गए। देखिए, अब एक चीज़ बताने की ज़रूरत है क्या, कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। आप देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो ना, अगर कोई चीज़ वर्ग में है तो कभी ऋणात्मक होगा नहीं। इसका मतलब क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं। अगर ऋणात्मक आ भी रहा है तो हम उसको अंडरस्टूड करेंगे और मान लेंगे कि धनात्मक है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1। अब आप अच्छे से समझेंगे बी प्रश्न चैप्टर को। कह क्या रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष 4 4 दिया है, 3 -2 दिया है, और क्या दिया है भैया, -3 और 16 दिया है। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है क्या बताएं आपको। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। सही है। देखो करो क्या, क्षेत्रफल लगाते हो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब बोलो 1/2 x1 का मान जरा बताओ 4। पहले बिंदु ही रख लो, 4 3 -3, 4 3 -3, x1 रख दिए। अब 4 -2 और 16, अब यहाँ 1 1 1 कर लेंगे। अब आपको गुणा करना सिखा चुके हैं, 1/2 तो 1/2 रहेगा। यहाँ करो जरा, 4 लेंगे ना, 2 1 क्या 2 माइनस 16 1 क्या 16 प्लस, अब यहाँ माइनस लगाते हो, 4 लिखेंगे। सारणिक को हल किए हो ना, 4। अब ये 4 छूटेगा, 3 1 क्या 3 और 3 1 क्या 3, 3 + 3 हो जाएगा। देख लो 3 1 क्या 3 और माइनस आता है बीच में, प्लस हो गया। अब किसको लेंगे, 1 को, +1। जैसे आप सारणिक हल करते थे वही, 16 3 48 और 3 दूना 6, 48 - 6। ये मॉड लगा दिए हैं। मॉड क्यों लगा दिए हैं, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होगा, ऊपर कर ले रहे हैं। 1/2 1/2 रहेगा। यहाँ देखो 4 16 और 2 18 -18 और माइनस 18, ये गुणे में है। 4 तिहाई 12, 3 3 6 6 चौक 24 -24, 48 में 6 जाएगा 42 + 42। अब इसको और ठीक से लिखो, 18 चौक 72, 1/2 -72 -24 और +48, हाँ +42। घटाओ ज़रा, कितना आएगा, 72 में से 42 जाएगा, कितना आएगा 30 ना, 30 और 24 कितना आएगा 54। तो 54/2 कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर या 27 वर्ग से ना, जो भी है 27 वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई लिखना है यहाँ, वर्ग इकाई। इकाई का मतलब समझते हो कि नहीं आप लोग, हाँ? इकाई का मतलब समझते हो कि बस ऐसे लिखते हो केवल? हाँ, जब सेंटीमीटर मीटर न दिया हो तो इकाई लिख देते। जैसे यहाँ सेमी दिया होता, इसकी भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते। मात्रक दिया ही नहीं है, इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई। सही है, उतार लो। कौन बताए, बोला पहला वाला कई ले बकुल पूरा। हाँ चलो दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। हाँ
कह रहा है 8 - 1 4 7। हम दूसरा बता दे रहे हैं, दूसरे का दूसरा। पहला वाला आप कर पाओगे ना। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो कह देंगे क्या है, संरेख है। ए बी दिया है, ए कामा बी। अगला पॉइंट दिया है ए डैश कामा बी डैश, ए डैश कामा बी डैश। हाँ, और तीसरा पॉइंट दिया है ए माइनस ए डैश कामा बी माइनस बी डैश। तो सिद्ध करो कि ए बी डैश बराबर ए डैश बी। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आप लोगों के समय एनसीईआरटी दे दिया है, इसलिए एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग सर बताते थे इस वाले प्रश्न को आप लोग स्टार लगा लीजिए। अब लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं, तो उसकी बात ही नहीं है। ये क्यों देता था जानते हो? सोचो क्यों देता होगा, क्योंकि ये डैश और बिना डैश में आप अभी कंफ्यूज होंगे, अभी देखना कंफ्यूज हो जाओगे। ये x1 है, हम अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 x1 यानी a। पहला अवयव लिख दो a डैश, इसमें a माइनस a डैश। फिर दूसरा अवयव b डैश फिर ठीक, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? 1/2, अब 1/2 लिख दिए। अब यहाँ a लिखेंगे, ये लगाएंगे, b का 1 में करेंगे b का 1 में करेंगे b डैश। यही दिक्कत है, डैश भूले गया। इसमें इसका करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस, इसमें इसका करेंगे तो b माइनस हो गया। अब माइनस b लेंगे, माइनस किसको? b। यहाँ a लिए, अब यहाँ माइनस b लेंगे, यहाँ माइनस b लिए। अब देखो इसको छोड़ोगे, a का 1 में करेंगे a डैश, बीच में लगाएंगे माइनस, a इसका इसमें करेंगे a माइनस a डैश। ध्यान से करना, और +1। अब +1 लिए, अब इसको छोड़ेंगे, इसका इसमें करेंगे, a का b में करेंगे a डैश b। ध्यान से देखो, a डैश b और माइनस हाँ a डैश b डैश, देख लो सही है, a डैश b। अब इसका इसमें करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस। अब यहाँ इसका करेंगे तो a b डैश आ जाएगा, a b डैश। देखो a रहेगा, b के डैश, और यहाँ माइनस पहले से है, और माइनस अंदर जाएगा तो उसको क्या कर देगा, प्लस a डैश b डैश, a डैश b डैश। ये आ गया। देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये देखो इससे कैंसिल हुआ ना। अब यहाँ लगाओ, गुणा करो, 1/2 रहेगा। यहाँ a ऐसे ही b डैश गुणा कर लो। चलो अच्छा कर लो एक बार और, b डैश माइनस b प्लस b डैश, सही है। माइनस b, a डैश माइनस a प्लस a डैश, और प्लस यहाँ तो ऐसे ही रहेगा a डैश b माइनस ए बी डैश। ऊपर लिख रहे हैं यहाँ हम 1/2 रहेगा। ये a का गुणा इसमें करेंगे, देखो b 2b डैश, b 2b डैश, तो 2a तो रहेगा बाहर, यहाँ हो जाएगा 2b डैश माइनस b, और यहाँ माइनस b तो रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा a 2a डैश माइनस a, और फिर प्लस a डैश b और माइनस a b डैश बराबर 1/2 रहेगा। यहाँ गुणा करोगे तो 2ab डैश, सही है, माइनस ab माइनस 2a डैश b, और माइनस माइनस प्लस ab, और प्लस a डैश b और माइनस ab डैश। देखो क्या कट रहा है, ab कट गया ना। अब 2ab डैश में से ab डैश घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 ab डैश।
ए बी डैश, और यहाँ -2ab में से +2ab घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, -a डैश बी। और कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है। देखो दिया है कि निम्नलिखित बिंदु क्या है, संरेख। संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना, 0। यहाँ भी लगाएंगे 0, यहाँ भी लगाएंगे 0, और यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, ये आ जाएगा माइनस में। तो यही जब पक्षांतर करेंगे तो ए बी डैश बराबर ए डैश बी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था अगर संरेख है तो। बोलो सही है। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता कि आप कंफ्यूज हो जाते बी डैश और ए डैश में ना, ध्यान उतार लो। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, ए डैश को आप कुछ दूसरा मान लो और बी डैश को कुछ दूसरा मान लो, एक्स वाई मान लो, तब करो और अंत में ए बी एक्स की जगह ए डैश पुट कर देना, वाई की जगह बी डैश पुट कर देना, कन्फ्यूजन नहीं होगा बस। देखो कौन सा बताएं, तीसरा बता दें। दर्शाइए कि, देखो तीसरा देख लो, दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी आगे दिया है बी सी प्लस ए, आगे दिया है सी ए प्लस बी ना, संरेख है। क्या है, संरेख। अब बताओ, अभी संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। क्षेत्रफल कितना, 0 है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, हम कह देंगे दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है। तो हल करो, त्रिभुज के क्षेत्रफल अभी निकालना सिखाए हैं। 1/2, यहाँ बोलो a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, 1 1 1। देखो यह एक नियम बता रहे हैं, आपके यहाँ से तो हटा दिया है, आपको चाहता है आप एकदम पंगु हो जाएं, पंगु ना। अगर हम इसको तीनों को जो माने, ये कहलाता है C1, ये वाला कहलाता है क्या, C1, ये कहलाता है C2, ये कहलाता है C3। C1 का मतलब कॉलम नंबर 1, C2 का मतलब कॉलम नंबर 2 और C3 का मतलब कॉलम नंबर 3। अगर हम C1 और C2 को जोड़ लें, C1 में ध्यान से सुनो, 1/2 ऐसे ही रहेगा। हम करें क्या, C1 में C2 को जोड़ लें, C1 में कर क्या रहे हैं, C1 प्लस C2 कर ले रहे हैं, C1 प्लस। अब ये नियम होता है, 1/2 ऐसे रहेगा। जोड़ो जरा C1 में C2, उमेश जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। 1 1 1। क्या किए, समझ गए कि नहीं, बोलो अभी क्या कर दिए, C1 और C2 को जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, घबराना मत। कि कोई अगर सारणी में किसी 2 टर्म को R1 R2 को C1 C2 को जोड़ लिया जाए तो सारणी कमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखो ABC कॉमन कर लो, 1/2 ABC कॉमन कर लो, a प्लस बी प्लस सी। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। और एक नियम होता है, किसी सारणी के 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों का मान समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है। देखो ये और ये 2 स्तंभ हैं तो इसका मान समान है, इसका मतलब सारणी का मान 0। और अगर 0 हो गया तो दिया गया बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। इसका मतलब इससे कोई त्रिभुज निर्माण, बोलो आप चाहते तो पूरा गुणा करके कर सकते हो। हाँ, एक स्तंभ से लिए हैं। अरे कल एक प्रश्न किए थे, बराबर 49 दिया था, तो पहले वाले से 2 कॉमन लिए थे, तो यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ से भी 2 आया था, यहाँ से भी 2 आया था, यहाँ से भी। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, देखो हम समझा दे रहे हैं अभी तुरंत। 2 है
4 है 6 है, ठीक। यहाँ मान लो 3 5 ऐसा कुछ मानो कि 2 समान हो जाए, हाँ 3 5 9, 3 5 4, ठीक। अब यहाँ फिर देखो हम 2 क्या 2 2 दूना 4 2 3 6, इसका मान जरा निकालो सारणी का, डायरेक्ट निकालो यहीं से, ऐसे डायरेक्ट। आशीष करो जल्दी, यहीं करो, थोड़ा सा समझा रहे हैं, समझो। सारणी का मान निकाल के बताओ। 2 सही है, 0 आएगा भी देखना, 5 तिहाई और 4 दूना -3 ना, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और +1, यहाँ 4 चौक 16 और 6 पंचे 30। ज़रा करो, 15 में से 8 जाएगा 7, 7 दूना 14 और ये तो 0 हो जाएगा। और 16 में से 30 में 16 जाएगा 14, 14 में 14 कट के कितना 0। अब अगर आप यहाँ से 2 कामन ले लें, कितना 2, पहले पंक्ति से 2 कामन ले लें तो 2 1 क्या 2, 2 दूना 4 2 तिहाई और फिर यहाँ 3 5 4 1 2 3, 2 पंक्तियों 2 स्तंभों का मान क्या हो गया, इसका मतलब सारणी का मान क्या होगा, सुन समझ गए। अब आप दूसरा कोई मान ले लेना और फिर कर लेना कामन, तब गुणा करोगे वही आएगा। समझा दिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे तो हम समझाते चलेंगे, ये नियम कानून आपको ना। समझ गए उमेश, बोलो भाई। हाँ चलो कौन सा बताएं अब, देख लो, उतारो। अच्छा उतारना है, कौन सा बोलो अब बताएं। छठवां, चौथा कर लो कि पांचवा, देखो ज़रा आप लोग चौथा पांचवा कर पाओगे कि नहीं, हो जाएगा ना। वही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस बिंदु रखना है और ठीक से हल करने आना चाहिए, गुणा करने आपको आना चाहिए। हल क्या, 6 नंबर देख लीजिए, कह रहा है प्रश्न संख्या 6वें में, कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाला, 1,2 और 3,6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मिलाने वाले रेखा का क्या ज्ञात करिए, समीकरण। अब मान लिया हम कोई बिंदु यहाँ P है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला है, तो हम इस P बिंदु को मान ले रहे हैं क्या, x, y। ये है A, ये है B, इसमें कोई P बिंदु है जो दोनों ही रेखाओं को मिलाने का कार्य कर रहा है। अब अगर P बिंदु है तो बताओ संरेख हो गया क्या, इसी के ऊपर स्थित है। अगर एक ही रेखा में 3 बिंदु हैं या 4 बिंदु हैं या 5 बिंदु है तो संरेख है। सन माने समान और रेख माने रेखा, समान रेखा में बिंदु स्थित हो, संरेख है। अब बताओ अभी संरेख अगर बिंदु हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अब 0 अगर हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, 1 1 1 ना। लेकिन इस कंडीशन में याद रखना, यहाँ 1 नहीं रखते, यहाँ 0 रखते हैं। याद रखना जब रेखा का समीकरण बनाना हो तो यहाँ 1 नहीं रख के बल्कि क्या रखते हैं, 0। 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि रेखा जो है उसमें 2 ही अक्ष होते हैं, x और y। रेखा का समीकरण आप जानते हो, ax + by + c = 0। रेखा का कई समीकरण पढ़ा दिए हैं कक्षा 11 में, सरल रेखा चैप्टर जाके देखना। तब यहाँ रेखीय स्थिति में यहाँ क्या रख देंगे हम, 0। तो 1/2 तो रहेगा ही और यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, 0। 1/2 x1 1 x2 3 1 3 और x 1 3 और x। ये वाला पॉइंट जो हम मानेंगे उसको अंत में रखेंगे। फिर 2 6 और y 1 1 क्या, 0 बराबर। ये 1/2 का तिर्यक गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 1 ऐसे आएगा 6 0 0 माइनस y -2 लेंगे। अब यहाँ 3 0 0 माइनस x प्लस 1 लेंगे। यहाँ 3y माइनस 6x बराबर हो जाएगा 0 के। यानी यहाँ -y माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0।
तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 6x में से 2x जाएगा, 3y में y जाएगा, 2y और माइनस 6 में 2 जाएगा, 4x बराबर 0। तो y माइनस 2x बराबर 0। तो y बराबर कितना, 2x। y बराबर क्या, y बराबर 2x। ये रेखा का समीकरण है। चलो कर लो, देखो अगला क्या आ रहा है। बस करके आना, कल आगे देखेंगे क्या और करा दें। थक गए थक गए क्या, कर लेना, जो छूटेगा हम कल कर देंगे। ठीक भाई, सिंपल है यार, दम नहीं है।